अभिमन्यु युग पर चिढ़ते हुए कहता है, यार युग तू भी ना कमाल करता है। अब जब हमें पता चल गया है तो ये क्यों पूछ रहा है कि यक्षिणी यहाँ पर क्यों कैद है? हमें तो बल्कि ये बात जानकर खुश होना चाहिए कि यक्षिणी आजाद नहीं हुई है बल्कि यहीं पर है। अब वो कल पूर्णिमा की रात किसी मर्द का शिकार नहीं कर पाएगी। हाँ अभिमन्यु, मैं समझ रहा हूँ तेरी बात, पर एक बात अंदर ही अंदर मुझे खाई जा रही है, और वो ये है कि यक्षिणी कमरे के अंदर ही कैसे कैद रह सकती है, जबकि हम तो वो दरवाजा खोल चुके हैं ना, और उसके अंदर से भी आ चुके हैं। याद है तूने कहा था कि जहाँ पर अदृश्य शक्तियों को बांध कर रखा जाता है, यदि हम वहाँ के किसी सामान को छू लेते हैं या फिर सामान के साथ छेड़छाड़ कर देते हैं तो वहाँ की अदृश्य शक्तियाँ बंधन से मुक्त हो जाती हैं। और उस रात मेरे हाथ में भी तो अपने आप पेन आ गया था। इस हिसाब से तो यक्षिणी को कमरे में से आजाद हो जाना चाहिए था। अभिमन्यु युग पर शक करते हुए कहता है, यार तेरी बातों से मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तू यक्षिणी को सच में कमरे से आजाद कराना चाहता था और वो पेन जानबूझकर तूने कमरे से बाहर निकाला था। युग हिचकिचाते हुए कहता है, ये तू क्या बोल रहा है यार? सच में मुझे नहीं पता वो पेन कैसे मेरे हाथ में आ गया था। भला मैं यक्षिणी को आजाद करके क्या करूंगा? वो कौन सी मेरी रिश्तेदार लगती है? यार अगर यक्षिणी तेरी रिश्तेदार नहीं लगती तो दुखी क्यों हो रहा है? खुशी मनाना कि वो कमरे के अंदर ही कैद है, बाहर नहीं निकली। और अभी मैंने तेरे सामने डाउजिंग की मदद से उसका पता लगाया ना, और डाउजिंग विधि कभी गलत नहीं हो सकती, समझा? अभिमन्यु उबासी लेते हुए कहता है, देख मुझे ना अब बहुत नींद आ रही है, अब सोने जाने दे। पिछले 2 दिन से रोज रात को 4 बजे तक जगा रहा है मुझे। आज चैन की नींद सोऊंगा बिना किसी डर के। इतना कहकर अभिमन्यु नीचे हॉल में जाने लग जाता है, पर युग की नजरें अभी भी रूम नंबर 666 पर गड़ी हुई थी। उसकी समझ ही नहीं आ रहा था कि यदि उसने दरवाजा खोला था तो यक्षिणी बाहर क्यों नहीं निकली थी। एक तरफ युग और अभिमन्यु ने यक्षिणी का पता लगा लिया था, तो वहीं दूसरी तरफ अमोदिता किश्नोई नदी पर पहुंच गई थी। अमोदिता रोंकामुचा घाट पर खड़ी हुई थी। किश्नोई नदी धीमी रफ्तार के साथ बही जा रही थी। अमोदिता के सिवा रोंकामुचा घाट पर और कोई नहीं था। वो अकेले ही वहां पर खड़ी हुई थी। अमोदिता अपने अगल बगल देखती है। जब उसे कोई नहीं दिखता तो वो अपने हाथ की मुट्ठी खोलती है जिसके अंदर उसने वो काली पुड़िया पकड़ी हुई थी। अमोदिता वो पुड़िया खोलने लग जाती है। पुड़िया के अंदर की हल्दी की गांठ पूरी तरह पीली से लाल हो चुकी थी। उसी हल्दी की गांठ से कायर का बाल लिपटा हुआ था। वो बाल पूरी तरह हल्दी की गांठ से चिपका हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो बाल हल्दी की गांठ के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। रजनी ने अमोदिता को जो मंत्र बताया था उसका जाप करते हुए अमोदिता वो बाल हल्दी की गांठ में से निकालने लग जाती है। अमोदिता को हल्दी की गांठ से बाल निकालने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही थी, क्योंकि वो बाल पूरी तरह हल्दी में समाहित हो चुका था। अमोदिता हल्दी की गांठ से बाल निकाल ही रही थी कि तभी उसकी नजर नदी पर पड़ती है और वो देखती है कि नदी के पानी के ऊपर अचानक कई सारे जुगनू मंडराने लग गए थे। अमोदिता खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, ये इतने सारे जुगनू कहाँ से आ गए नदी के पास? आज से पहले तो इतने जुगनू कभी नहीं देखे। अमोदिता ने इतना कहा ही था कि तभी उसकी नजर उसके हाथ में पहनी वॉच पर पड़ती है और वो देखती है कि 4 बजने में 5 मिनट ही कम थे। अमोदिता खुद से कहती है, छोड़ो, मुझे क्या करना है इन जुगनुओं से? आए हो कहीं से भी, मैं तो वो करती हूँ जो मैं यहाँ पर करने आई हूँ। 4 बजने वाले हैं। यदि 4 बजे से पहले मैंने ये टोटका नहीं तोड़ा तो गड़बड़ हो जाएगी, और यदि इस बार कोई गड़बड़ हुई तो माँ मुझे छोड़ेगी नहीं। इतना कहकर अमोदिता वापस से हल्दी की गांठ में से बाल निकालने लग जाती है और कुछ ही देर में वो हल्दी की गांठ से पूरी तरह बाल अलग करने में कामयाब भी हो जाती है। अमोदिता ने काला कपड़ा, हल्दी की गांठ और कायर का बाल तीनों अलग अलग कर लिया था। अमोदिता फिर अपनी नजर अपने आसपास घुमाती है। जब वो पूरी तरह संतुष्ट हो जाती है कि कोई उसे देख नहीं रहा, वो धीरे धीरे नदी के किनारे पर बैठने लग जाती है। अमोदिता कपड़ा, हल्दी की गांठ और कायर का बाल एक हाथ में पकड़कर अपना हाथ नदी के ऊपर रखते हुए कहती है, ओम ह्रीम श्रीम ह्रीम वज्र कवचाय हुम पीतांबरे तंत्र बधम नाशय नाशय। अमोदिता बार बार इसी मंत्र का जाप किए जा रही थी। जैसे जैसे वो मंत्र का जाप कर रही थी, वो जुगनू उसके हाथ के पास आकर मंडराने लग गए थे। ये सब देखकर अमोदिता काफी हैरान हो गई थी, पर मंत्र का जाप शुरू करने के कारण कुछ कर नहीं पा रही थी। अमोदिता 7 बार मंत्र का जाप करती है और वो तीनों चीजें नदी के अंदर प्रवाहित कर देती है। वो जैसे ही उन चीजों को नदी के अंदर डालती है, वो जुगनू अचानक से गायब हो जाते हैं। अमोदिता हैरानी के साथ कहती है, अरे वो जुगनू कहाँ पर चले गए? अभी तो यहीं पर थे। बड़े अजीब जुगनू है।
जब मन करता है तब दिखते हैं, जब मन करता है गायब हो जाते हैं। इतना कहकर अमोदिता पीछे मुड़ती है। जब वो पीछे मुड़ती है तो और ज्यादा दंग हो जाती है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके पीछे काला कुत्ता खड़ा हुआ था। ये वही कुत्ता था जो उसे उसके घर के पास वाले चौराहे पर मिला था। वो कुत्ता अमोदिता को घूरे जा रहा था। अरे, ये कुत्ता यहाँ पर भी आ गया। ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया। अभी मजा चखाती उस कुत्ते की औलाद को। इतना कहकर अमोदिता नदी के पास ही पड़ा पत्थर उठाती है और उस कुत्ते की तरफ फेंक कर मार देती है। इस बार उसका निशाना एकदम सही बैठता है और सीधा जाकर उस कुत्ते को लग जाता है। पत्थर पड़ने पर पहले वो कुत्ता चीखता है और फिर वहां से दुम दबाकर भाग जाता है। अमोदिता खुश होते हुए कहती है, ये हुई ना बात। आज तो मेरे दोनों निशाने एकदम सही जगह पर लगे हैं। उम्मीद है कल तक कायर पर से टोटके का असर भी खत्म हो जाएगा। इतना कहकर अमोदिता अपने कदम वापस अपने घर की ओर बढ़ाने लग जाती है। सुबह हो गई थी और सुबह के 8 बज रहे थे। युग और अभिमन्यु अभी तक गहरी नींद में सो रहे थे। तभी कोई दरवाजे पर दस्तक देता है और जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लग जाता है। दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर युग और अभिमन्यु दोनों की नींद खुल जाती है। युग उबासी लेते हुए कहता है, यार ये सुबह सुबह कौन आ गया? पता नहीं यार कौन आया होगा। तो रुक, मैं देख कर आता हूँ। हाँ, देख कर आ। इतना कहकर अभिमन्यु अपनी जगह पर से उठता है और दरवाजे के पास जाने लग जाता है। जब वो दरवाजा खोलता है तो देखता है कि दरवाजे पर कछुआ खड़ा हुआ था। कछुआ बहुत ही शांत खड़ा हुआ था। आज तक अभिमन्यु ने उसे इतना शांत इससे पहले कभी नहीं देखा था। अभिमन्यु खुश होते हुए कहता है, अरे कछुआ, तू आ गया। और बता, तेरी दादी की तबीयत कैसी है? वो युग बता रहा था कि अचानक से खराब हो गई। यार मैं ना मिलने के आने की सोच ही रहा था, पर अभिमन्यु ने इतना ही कहा था कि तभी वो चुप हो जाता है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। कछुए के पीछे से बिंदु निकलती है जो कि बड़ी बड़ी आंखें करके अभिमन्यु को घूरती जा रही थी। अभिमन्यु हैरानी के साथ कहता है, बिंदु तुम और यहाँ पर? बिंदु कछुए के आगे आते हुए कहती है, हाँ मैं और यहाँ। पर तुम इतना हैरान क्यों हो रहे हो अभिमन्यु मुझे यहाँ देखकर? और ये बताओ कायर कहाँ है? कल से जब से कॉल कर रही हूँ एक बार बात नहीं कराई तुम लोगों ने मेरी उससे। वो ठीक तो है ना? तुम लोग मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? अभिमन्यु हकलाते हुए कहता है, वो बिंदु कायर ना। ये कायर क्या लगा कर रखा है? मैंने पूछा कायर कहाँ पर है, मुझे ये बताओ। वो अंदर ही है बिंदु। अभिमन्यु ने इतना कहा ही था कि बिंदु अभिमन्यु को साइड हटाते हुए ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर घुस जाती है। अभिमन्यु कछुए के कान में कहता है, अबे कछुए, तू इस बिंदु को यहाँ पर लेकर क्यों आ गया? तुझे पता है ना कायर की हालत कैसी है? यदि उसने कायर के मुंह से अमोदिता का नाम सुन लिया तो कायर की लव स्टोरी का यहीं पर दी एंड हो जाएगा। कछुआ धीरे से कहता है, यार मैं तो ये बिंदु की दुकान पर चाय पीने गया था। इसने पूछा कि कायर कहाँ पर है, तो मैंने कहा वो तो वहीं पर होगा ग्रेवयार्ड कोठी में, उससे फोन पर बात कर लो। तो उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, बस ये पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो मैंने बता दिया कि ग्रेवयार्ड कोठी। तो वो भी मेरे पीछे साथ आ गई। मैंने मना करने की बहुत कोशिश की, पर तू तो जानता ही है बिंदु सुनती कहाँ है किसी की। अभिमन्यु चिढ़ते हुए कहता है, तेरी चाय के कारण अब पता नहीं यहाँ क्या क्या हंगामा होगा। जब बिंदु कोठी के अंदर घुसती है तो उसे वहीं पर युग दिखता है। वो युग से पूछती है, युग कायर कहाँ पर है? पहले तो युग भी बिंदु को वहां पर अचानक से देखकर घबरा जाता है, पर बड़ी ही हिम्मत करके कहता है, वो तो मेरे कमरे में है। इससे आगे युग कुछ कहता उससे पहले ही बिंदु अपना अगला सवाल युग पर दाग देती है, और तुम्हारा कमरा कहाँ पर है? युग कहता कुछ नहीं, बस अपने हाथ से सीढ़ियों की ओर इशारा कर देता है। बिंदु युग के कमरे की ओर जाने लग जाती है। युग, कछुआ और अभिमन्यु भी उसके पीछे पीछे जाने लग जाते हैं। जैसे जैसे बिंदु युग के कमरे की ओर अपने कदम बढ़ा रही थी, युग, अभिमन्यु और कछुए तीनों के दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यदि कायर ठीक नहीं हुआ होगा तो वो बिंदु को क्या जवाब देंगे, क्या बताएंगे कि कायर क्यों अमोदिता का नाम बड़बड़ाया जा रहा है। जब बिंदु युग के कमरे में पहुंचती है तो देखती है कि कायर अभी भी बेड पर सोया हुआ था। बिंदु हैरानी के साथ कहती है, ये कायर अभी तक सो क्यों रहा है? इसकी तबीयत तो ठीक है ना? युग, अभिमन्यु और कछुआ बिंदु के सवाल का कुछ जवाब नहीं देते, बल्कि एक दूसरे के चेहरे देखने लग जाते हैं। बिंदु कायर के पास जाकर बेड पर बैठ जाती है। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी मछली पर पड़ती है और वो कहती है, ये तुमने भुंजी मछली को नीचे क्यों फेंक कर रखा है? तुम्हें खाने का अपमान करते हुए शर्म नहीं आती क्या? युग बहाना बनाते हुए कहता है, वो बिंदु, ये मछली ना खराब हो गई थी, तो कल रात ना मैं इसे डस्टबिन में डालने जाने वाला था।
पर तभी लाइट चली गई तो यहीं पर गिर गई थी। बिंदु मछली को छूते हुए कहती है, पर ये मछली तो मुझे ताजी लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे आज ही पकड़ी गई हो, ये खराब कैसे हो सकती है। बिंदु की बात सुनकर युग और अभिमन्यु भौचक के रह जाते हैं। वो मन ही मन सोचने लग जाते हैं, ये कैसे हो सकता है, कल रात तो मछली सड़ने की बदबू आ रही थी, ये ताजी कैसे हो सकती है। युग और अभिमन्यु इस बात का पता लगा पाते उससे पहले ही कायर नींद में से उठने लग जाता है। कछुआ अपने हाथ से कायर की ओर इशारा करते हुए कहता है, वो देखो, लगता है कायर उठ रहा है। बिंदु कायर के माथे पर हाथ फेरने लग जाती है। तभी धीरे से कायर अपनी आंखें खोल देता है और कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलने लग जाता है। अभिमन्यु और युग मन ही मन ये दुआ कर रहे थे कि कायर अमोदिता का नाम न ले, वरना भांडा फूट जाएगा। कायर बिंदु की तरफ देखते हुए कहता है, अगर ये ख्वाब है तो मुझे ख्वाबों में ही रहने दो, अगर ये ख्वाब है तो मुझे ख्वाबों में ही रहने दो, मुझ गरीब को तुम्हारी बाहों में ही रहने दो। मैं जिंदगी नहीं बिता सकता तुम्हारे बिना, मैं जिंदगी नहीं बिता सकता तुम्हारे बिना, तुम मुझे हमारी हसीन यादों में ही रहने दो। कछुआ कायर के मजे लेते हुए कहता है, बेटा ये तुम्हारा कोई मुशायरा नहीं चल रहा है, जरा आंखें अच्छे से खोलो, बिंदु देवी साक्षात यहाँ पर पधारी हैं, सिर्फ तुम्हारे लिए, समझे। जैसे ही कछुआ ये बात बोलता है, कायर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है। वो 2 से 3 बार अपनी आंखें मलता है। जब बिंदु उसे वहीं पर बैठी मिलती है तो वो फुर्ती के साथ उठकर बैठ जाता है और खुश होते हुए कहता है, बिंदु तुम यहाँ पर, और क्या ये कछुआ सच कह रहा है, तुम यहाँ पर मुझसे मिलने आई हो। बिंदु नाटक करते हुए बहाना बनाते हुए कहती है, तुम क्या पागल हो गए हो कायर, ये कछुआ तो कुछ भी बकबक करते रहता है, भला मैं तुमसे मिलने क्यों आऊंगी, मैं तो यहाँ पर युग से मिलने आई थी, इसे ये नाश्ता देने के लिए। इतना कहकर बिंदु कछुए की तरफ इशारा करती है। कछुआ अपने हाथ में पॉलीथीन पकड़ा हुआ था जिसमें बिंदु ने नाश्ता पैक किया था। कायर उदास होते हुए कहता है, अच्छा मुझे तो लगा। बिंदु बीच में ही कायर को टोकते हुए कहती है, तुम्हें क्या लगा, तुम्हें तो बहुत कुछ लगता है, और ये बताओ कल युग और अभिमन्यु ने तुम्हें बताया होगा ना कि मेरा कॉल आया है, तो तुमने रिटर्न क्यों नहीं किया, तुम्हें पता भी है कितना सारा सामान लाना था हमें मार्केट से। कायर अपना सिर खुजाते हुए कहता है, कल तुमने मुझे कॉल किया था, पर कब, और ये युग और अभिमन्यु ने मुझे बताया क्यों नहीं। युग कायर को टोकते हुए कहता है, अबे कितना झूठ बोलता है, बताया तो था, भूल गया कल तुझे लूज मोशन हो गए थे, बार बार तू वॉशरूम के अंदर बाहर हो रहा था, तब बताया था। कायर हैरानी के साथ कहता है, लूज मोशन हुआ था और मुझे। अभिमन्यु युग का साथ देते हुए कहता है, हाँ तुझे लूज मोशन हुआ था ना, तुझे गोली भी खिलाई थी, चल अब हाँ बोल। कायर अभिमन्यु और युग की बातों में फंस जाता है और उसके मुंह से हाँ निकल जाता है। बिंदु उन लोगों को बीच में ही टोकते हुए कहती है, जो भी हुआ हो मुझे क्या करना, मुझे युग से मिलना था तो मिल लिया, अब मैं जा रही हूँ, और हाँ कायर तुम जल्दी दुकान पर आ जाना। कायर खुश होते हुए कहता है, क्यों बिंदु, तुम्हें कुछ काम है क्या मुझसे। बिंदु मुंह बनाते हुए कहती है, मुझे तुमसे क्या काम होगा भला, तुम्हारे बच्चों को तुमसे काम है। क्या कहा, मेरे बच्चे? हाँ तुम्हारे वही छोटे छोटे बच्चे जिनके लिए तुम प्रेम पत्र लिखते हो, कल से तुम्हारी राह देख रहे हैं, लाइन में लगे हैं कि कब तुम आओगे और उनकी प्रेमिका के लिए प्रेम पत्र लिखोगे। अच्छा ठीक है मैं आता हूँ। बिंदु वहां से जाने लग जाती है। तभी कायर उसे रोकते हुए कहता है, अरे 2 मिनट। बिंदु पीछे पलटते हुए कहती है, क्या है।